हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन एकदम शानदार बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। सो एवरीवन, आज का ये जो हमारा वीडियो है या फिर मैं कहूँ आज के इस वीडियो से हम बायोलॉजी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच के अंदर मैं आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये बैच उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। लाइक मैं बात करूं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, लाइक मैं और इसके अतिरिक्त बात करूं जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये हमारा बैच हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम आगे मैं डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का ये जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले सिलेबस को ही कवर करेंगे कि मैं इसमें आपको क्या क्या टॉपिक करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम सिलेबस को ही यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं इनको हम सिलेबस के बाद डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या इस बैच के अंदर कंटेंट आपको कवर करवाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो मैं आपको पहला टॉपिक यहाँ पर कवर करवाऊंगी बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर टॉपिक कराऊंगी सेल्स, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पर हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद मैं जो फोर्थ टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कराऊंगी फोर्थ टॉपिक में। फिफ्थ जो टॉपिक हम कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपने देखा होगा जो बायोलॉजी का जो एक तरीके से जो सिलेबस होता है उसमें एक चीज लिखी दी जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसमें आप सोचोगे तो एक ही टॉपिक है, लेकिन ये एक टॉपिक नहीं होता है। इस एक टॉपिक के अंदर आपको ये इतने सारे टॉपिक जो सब टॉपिक हैं वे कवर करने होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद स्केलेटल एंड मसल सिस्टम, देन हम करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम को, फिर उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम को, आगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हम यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर करेंगे हम ह्यूमन आई। ठीक है, तो ये इतने ह्यूमन आई तक हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर करेंगे। अब आगे देखिए जो मैं 6 टॉपिक करवाऊंगी बॉटनी। तो बॉटनी होगा हमारा 6 टॉपिक। 7 जो टॉपिक होगा हमारा एग्रीकल्चर। इनमें क्या होगा, मैं जितना आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए होना चाहिए उतना ही करवाऊंगी। एग्रीकल्चर में जैसे बॉटनी में 1-2 यूनिट से ही पूछा जाता है। आगे देखिए इकोसिस्टम। नेक्स्ट जो 9th मैं टॉपिक करवाऊंगी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मैं कुछ टॉपिक जो आपको एक तरीके से याद करने होंगे इन्वायरमेंट में, वो आपको यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगी। जो लास्ट में हमारा 10 टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी डिजीज। ठीक है, तो डिजीज को हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा इस बायोलॉजी वाले हमारा जो ये हमने बैच स्टार्ट किया है वो होगा डिजीज। तो इसमें वीडियो में मैं आगे आज जो शुरू करने वाली हूँ वो हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम बायोलॉजी की वेरियस ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ताकि वे सभी फ्रेंड्स जो चाहते थे कि हमें बायोलॉजी का शुरुआत से हमें समझने का मौका मिले, कोई ऐसा बैच चल रहा हो किसी का, तो ये उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर आप सभी कर ही देंगे। तो चलिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में। तो देखिए इसमें हम बायोलॉजी के सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है, कौन इसके फादर है बायोलॉजी के। तो देखिए बायोलॉजी जो शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा के ग्रीक वर्ड से। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के ग्रीक वर्ड से। तो बायोलॉजी को अगर मैं तोड़ूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बायोलॉजी को अगर तोड़ा जाए बायो प्लस लॉजी यानी लोगस, तो कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा से यानी ग्रीक वर्ड से ये बायोलॉजी वर्ड लिया गया है। बायो का मतलब लाइफ, लोगस का मतलब स्टडी। किसकी स्टडी? लाइफ की स्टडी यानी जीवन का अध्ययन
एक तरीके से बायोलॉजी का जो मीनिंग है आप देख सकते हैं इन्हीं 2 वर्ड में पता लग रहा है। इसमें बायोलॉजी के अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? जीवों का। जीव छोटा हो या बड़ा हो सभी का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। तो इसीलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन में वेरियस ब्रांचेस को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी कि किस ब्रांच के अंदर किसको स्टडी किया गया है। तो बायो का हमने देख ही लिया है। बायो यानी लाइफ, लोगस स्टडी यानी लाइफ का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में। अब आगे देखिए, बायोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए, एक छोटे जीव से एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड जीव तक का अध्ययन किया जाता है इस बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डेफिनेशन देख ही ली है एक लाइन में। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं बात करूँ तो ये जो बायोलॉजी है ये एक्सप्लोर करती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, इनके मतलब इन ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन कहाँ कहाँ पे होता है, ओवरऑल जितने भी इनमें अगर म्यूटेशन हो रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है वो ओवरऑल इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो बायोलॉजी एक लाइन में यही है इसकी डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी को। पहले हम देखते हैं अब आगे कि ये बायोलॉजी जो वर्ड है, एक तरीके से बायोलॉजी का जो फादर है वो किसको माना गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ली है वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की, फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी के फादर किसको माना गया। तो बायोलॉजी आप देख सकते हैं यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को माना गया है बायोलॉजी का फादर। नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पर जो ब्रांच ली है फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को ही जूलॉजी के फादर बोला गया है। तो देखिए जूलॉजी को जैसे मैंने ये ब्रांच ली है, इनके एक साइड मैंने साइंटिस्ट लिए है, एक साइड में ब्रांचेस का नाम लिया है, ब्रांचेस का यहाँ पर नाम रखा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पे मैंने जूलॉजी की ब्रांच ली है, जूलॉजी के फादर का नाम लिखा है एरिस्टोटल। तो मैं यहाँ पर साथ ही थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन में बताऊंगी कि ये जो यहाँ पर ये जो फादर लिखे गए हैं, दूसरा ये जो ब्रांचेस है जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, इनके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो देखते हैं हम जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर है उनको स्टडी किया गया है, अलग अलग ब्रांचेस में उनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे जूलॉजी है, अब देखिए जूलॉजी भी क्या हुआ, बायोलॉजी की ब्रांच है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी वो ब्रांच जिसके अंदर एनिमल्स को स्टडी किया जाता है उसे बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर क्या करेंगे? एनिमल्स को स्टडी करेंगे। तो इसके साइंटिस्ट हमने देखे एरिस्टोटल है। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ बॉटनी, तो ये भी क्या है? ऑब्वियसली ये भी ब्रांच हुई किसकी? बायोलॉजी की। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकस ऑन स्टडी प्लांट। तो किस पर स्टडी की जाती है यहाँ पर? ऑन द स्टडी ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की स्टडी की जाती है। अब प्लांट देखिए, प्लांट ना डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ अलग अलग उनको नाम दिया गया है। तो जैसे शुरुआत करें तो एल्गेज से एक तरीके से प्लांट की शुरुआत हो जाती है, एल्गेज है, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जितने भी टाइप्स के छोटे छोटे हो या बड़े प्लांट हो उन सब की स्टडी की जाती है बॉटनी के अंदर। तो मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताई है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर डील किया जाता है किसको? प्लांट की स्टडी को। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी के हम सबसे पहले देखिए, बॉटनी के फादर नहीं बताए। बॉटनी का जो फादर है कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है बॉटनी के फादर? थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी कौन है? एरिस्टोटल है। तो एम्ब्रियोलॉजी में मैं आपको बताऊं तो एम्ब्रियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी की जाती है, एम्ब्रियो से पता लग रहा है, लॉजी मतलब स्टडी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो की स्टडी, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट
वो ब्रांच जिसके अंदर स्टडी की जाती है एम्ब्रियो की, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। मैं बताऊं तो आपको यहाँ पर इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे, फर्टिलाइजेशन से बर्थ तक, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, यानी जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, फर्टिलाइजेशन से जन्म तक, बर्थ तक का जो प्रोसेस है वो सब किसके अंदर आता है, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आता है। तो इसके हमने फादर देख ही लिए हैं, एरिस्टोटल है। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, यानी यहाँ पर क्या है, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, अर्नस्ट वॉन बेर। तो अर्नस्ट वॉन बेर, इनको मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ये साइंटिस्ट अर्नस्ट वॉन है, इन्होंने एडवांस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किया। एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ, टेक्निक्स के साथ इन्होंने एडवांस लेवल पर, साइंटिफिकली एडवांस लेवल पर इन्होंने स्टडी की एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, इसलिए इनको बोला गया मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मैं कहूँ तो ये एक तरीके से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है, जी.जे. मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर माना गया है किसका, मॉडर्न जेनेटिक्स का। तो देखिए जेनेटिक्स भी बायोलॉजी की ब्रांच है, इसके अंदर स्टडी किया जाता है जीन्स को, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी को। हेरिडिटी, जीन्स, जीनोम्स, इनकी मैं बात करूँ तो जीन्स की, हेरिडिटी की, और जो जेनेटिक वेरिएशन है उनकी स्टडी की जाती है किसमें, इस मॉडर्न जेनेटिक्स में की जाती है। तो फादर हमने देख लिए है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब आगे चलिए, आगे फादर देखते हैं हम। फादर ऑफ यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला गया है, किसको बोला गया, फ्रांसिस गाल्टन को बोला गया है। ये जो फ्रांसिस गाल्टन है, यूजेनिक्स के जो ये फादर है फ्रांसिस गाल्टन, इनको यूजेनिक्स के फादर बोला गया है। अब हम देखते हैं ये यूजेनिक्स है क्या, इसके अंदर क्या करते हैं। देखिए यूजेनिक्स एक तरीके से एक सेट है बिलीफ एंड प्रैक्टिस का, किस उद्देश्य से। अब इसमें क्या होता है, यूजेनिक्स का एक उद्देश्य होता है जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव कराने का, किसकी, ह्यूमन, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन के, एक तरह से ह्यूमन बीइंग ने ह्यूमन पॉपुलेशन में जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव कराना, किससे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग या अदर मेथड से। कोई और मेथड हो सकता है उसके थ्रू, या सेलेक्ट कर लिया जाता है ब्रीडिंग को, या तो ब्रीडिंग को सेलेक्ट कर लिया जाता है, या अदर मेथड के थ्रू इम्प्रूव कराया जाता है जेनेटिक क्वालिटी में, किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो यूजेनिक्स में क्या होता है, जेनेटिक क्वालिटी में इम्प्रूव कराना, किसके थ्रू, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ म्यूटेशन, फादर ऑफ म्यूटेशन बोला गया है ह्यूगो ड्यूबरीज को। ह्यूगो ड्यूबरीज को बोला गया है म्यूटेशन के फादर। अब देखिए ये म्यूटेशन में स्टडी किसकी करते हैं, देखिए म्यूटेशन की हिंदी होती है उत्परिवर्तन, यानी परिवर्तन होना। देखिए मैं बात करूँ तो देखिए अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाए, अचानक से बाढ़ वगैरह आ जाए, ठीक है, कोई स्पीसीज जब साथ में रह रही है, मान लीजिए कोई पॉन्ड है, तालाब की या नदी की बात कर लेते हैं, उसमें बहुत सारी फिशेज है, क्या होगी, तालाब के अंदर हमने क्या लिया, फिशेज को लिया, ठीक है, किसी एक हमने ऑर्गेनिज्म को माना, फिशेज को माना, बहुत सारी स्पीसीज है। किसी आकस्मिक घटना के कारण क्या होता है कि उस तालाब के अंदर के कारण जब बाढ़ आ गई है तो कुछ फिशेज वहीं पर रह गई है, कुछ फिशेज बाढ़ के साथ बहकर चली गई है। तो वो जो बहकर जो फिशेज दूसरे प्लेस पर चली जाती है, तो उनमें कुछ सालों के बाद एकदम से चेंजेस नहीं आते हैं किसी भी स्पीसीज में। जब उस स्पीसीज को जो बहकर दूसरे प्लेस पर चली गई है, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो ही म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन का एक तरीके से म्यूटेशन क्या है, चेंज लाता है किसी भी स्पीसीज में, कैसे, स्पॉन्टेनियसली, कई सालों का रिजल्ट देखने को जो मिलता है, जो चेंज आता है किसी स्पीसीज में, वो ही होता है म्यूटेशन। तो उस म्यूटेशन के फादर किसे बोला गया है, ह्यूगो डी व्रीज को बोला गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की।
तो देखिए फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी, तो मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी के जो फादर है वो किसे बोला गया है, जॉर्ज क्वेर को। किसे बोला गया है, जॉर्ज क्वेर को बोला गया है मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी। तो हम थोड़ा सा देखते हैं ये पैलियोंटोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है। देखिए पैलियोंटोलॉजी भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। इसके अंदर स्टडी की जाती है हिस्ट्री की, किसकी, लाइफ की। अर्थ के ऊपर जिन ऑर्गेनिज्म का जीवन खत्म हो जाता है, यानी वो जो जीवन एक तरीके से दीवारों के बीच में या चट्टानों के बीच में जो दबकर मर गए हैं, मरने के बाद जो उनके हमें फुटप्रिंट्स मिलते हैं एक तरीके से फॉसिल, तो फॉसिल की स्टडी एक तरीके से किसके अंदर की जाती है, पैलियोंटोलॉजी में की जाती है। ठीक है, एक और आपको इसकी ब्रांच देखने को मिलेगी पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी में भी फॉसिल्स होंगे, किसके, प्लांट के होंगे। उसमें बॉटनी वर्ड आ गया ना, तो पैलियोबोटनी में किसके फॉसिल्स पर हम स्टडी करेंगे, प्लांट की करेंगे। यहाँ पे है पैलियोंटोलॉजी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो मैंने बात की है अभी, कहीं पर जो दब गए हैं कुछ सालों के बाद, हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म की एक तरीके से जीवन खत्म हो गया है अर्थ पर, उनकी जो स्टडी की जाती है, उनके जीवों की स्टडी जो की जाती है, उनके इतिहास की, जिनका जीवन खत्म हो गया है, उनकी स्टडी को ही बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। आगे बात करते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है, पॉल बर्ग। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का। तो बायोटेक्नोलॉजीज टेक्निक्स का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, जब हम इस टेक्निक्स का यूज करते हैं तो ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम होते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है इस प्रोसेस में। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनिपुलेट किया जाता है ऑर्गेनिज्म के जीनोम को, किसका यूज करते हुए, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स का। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजूलॉजी के फादर किसे बोला गया है, ल्यूवेनहॉक को। ल्यूवेनहॉक को बोला गया है प्रोटोजूलॉजी के फादर। देखिए जो प्रोटोजूलॉजी है इससे पता लग रहा है प्रोटोजोआ जूलॉजी, यानी इसमें जो जीव है उनका अध्ययन, एनिमल जूलॉजी का मतलब क्या बताया था मैंने, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में। तो इसमें किस एनिमल का अध्ययन किया जाता है, प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। तो प्रोटोजोआ की स्टडी किसके अंदर की जाती है, प्रोटोजूलॉजी के अंदर। इसके फादर ल्यूवेनहॉक है। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव, देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी के जो फादर है वे कौन है, जॉर्ज क्वेर ही है। जॉर्ज क्वेर ही क्या है, कंपैरेटिव एनाटॉमी के फादर हैं, यानी एनाटॉमी इसके फादर कौन है, जॉर्ज क्वेर है। अब देखिए कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं, देखिए इसमें ना समानता और असमानता, यानी इसमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी डिफरेंस किसके देखे जाते हैं। ऑब्वियसली इसमें जो डिफरेंस होंगे किसके होंगे, इसमें जो समानता असमानता देखी गई है एनाटॉमी में। एनाटॉमी में क्या होता है, आंतरिक संरचना की जो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म की जो आंतरिक संरचना को ही क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, यानी बॉडी के अंदर की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक, तो एनाटॉमी के अंदर जो समानता जो असमानता है वो किसकी देखी गई है, डिफरेंट स्पीसीज की। तो अलग अलग टाइप की स्पीसीज की एनाटॉमी में जो सिमिलैरिटीज की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है कंपैरेटिव एनाटॉमी में की जाती है। अब आगे बात करते हैं ब्रांच के, बात करते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की। तो ब्लड सर्कुलेशन के फादर माना गया है विलियम हार्वे को। अब देखिए जो विलियम हार्वे थे ये माने गए ब्लड सर्कुलेशन के फादर। तो देखिए जो ब्लड सर्कुलेशन है इसमें होता क्या है, इससे ही पता लग रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन होना पूरी बॉडी में। तो देखिए ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पूरी बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है, ऑर्गन कैसे किया जा रहा है, ऑर्गन और टिश्यू में, किसके थ्रू जा रहा है, ये ऑर्गन और टिश्यू में जा रहा है। ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होती है ब्लड में, और न्यूट्रिएंट, यानी ब्लड में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को भी ब्लड एक तरीके से सप्लाई कर रहा है। किसकी सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की भी सप्लाई कर रहा है। साथ ही ब्लड ही रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। हमारी बॉडी का जो जो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव भी ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। और जो मैंने अभी बताया ऑर्गन और टिश्यू को
ऑर्गन और टिश्यू को सप्लाई किया जाता है ब्लड। कैसे, इसमें ब्लड में क्या क्या जाएगा मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन जाएगी और न्यूट्रिएंट जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप माना गया है कार्ल लैंड-स्टीनर को। अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ब्लड का क्लासिफिकेशन है, तो ब्लड ग्रुप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड का क्लासिफिकेशन माना गया ब्लड ग्रुप। तो इसमें क्या देखा गया है, ब्लड ग्रुप में दो चीजों पर ये एक तरीके से इसका जो बोले तो दो चीजों पे इसका बेस होता है। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ब्लड ग्रुप का, ये बेस्ड ऑन है किसके ऊपर, अब्सेंस में और प्रेजेंस को। यानी इसमें दो चीजों की, स्पेशली इसमें अब्सेंस और प्रेजेंस देखी जाती है एंटीबॉडी और एंटीजेंस की। तो बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस और जो एंटीबॉडी होती है, उनकी प्रेजेंस उनकी अब्सेंस पर बेस्ड होता है ये ब्लड का क्लासिफिकेशन यानी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जो भी मैंने आपको बताया किसके ऊपर, प्रेजेंस और अब्सेंस देखी जाती है एंटीजन और एंटीबॉडी की। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस को माना गया है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो देखिए जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जो उस ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया जाता है, उसको जो क्लासिफिकेशन यानी उसको जो क्लासिफाई किया गया है कि तुमको जो है उसको एक तरीके से किस कैटेगरी में रखना है, उसको जो क्लासिफाई देने का, उस ऑर्गेनिज्म को जो नाम दिया गया है वो किसके अंदर दिया जा रहा है, इस टैक्सोनॉमी के अंदर दिया जा रहा है। उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखे, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी उनमें क्या क्या चेंजेस देखे गए हैं उसके बेस पर, और उनको इस तरीके से ही कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कैटेगराइज किया जाता है इस टैक्सोनॉमी की हायरार्की के ऊपर किया जाता है। हायरार्की क्या होता है, देखिए आप यहाँ से समझेंगे। हायरार्की होता है, जैसे हायरार्की होता है जब किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन यानी किसी ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया जाता है, तो सबसे पहले हम उसका डोमेन लिखते हैं। ये जो सबसे पहले हम इसका ये जो डोमेन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका लिखते हैं फाइलम, फिर किंगडम, तो हम उसमें सबसे पहले उसका डोमेन लिखते हैं हायरार्की में, फिर हम लिखते हैं किंगडम, फिर फाइलम, फिर उसके बाद क्लास उसकी, फिर ऑर्डर, जीनस, फिर उसकी स्पीसीज। तो ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को जो है कैटेगराइज किया जाता है क्लासिफिकेशन में। तो ये टैक्सोनॉमी के अंदर ही हायरार्की होती है। तो एक तरीके से टैक्सोनॉमी में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको क्लासिफाई करने का, यानी उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, उसका नाम दिया जाता है, उसके एवोल्यूशनरी चेंजेस, उसके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखे जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, तब जाके उसे एक हायरार्की में रखा जाता है। यही क्या होता है, टैक्सोनॉमी है शॉर्ट लैंग्वेज में। तो इस टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस है। अब आगे देखिए, फादर ऑफ पेरिस्टोलॉजी। तो फादर ऑफ पेरिस्टोलॉजी कौन है, प्लेटर। प्लेटर है पेरिस्टोलॉजी। पेरिस्टोलॉजी में क्या होता है ये भी देखिए, पेरिस्टोलॉजी क्या है, ये भी बायोलॉजी की ही ब्रांच है। इसके अंदर स्टडी की जाती है पैरासाइट की। किसकी की जाती है, पैरासाइट की। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के जो फादर है मार्सेलो मालपिघी। कौन है, मार्सेलो मालपिघी इसके फादर है। तो इसे देखते हैं आप, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है क्या। देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम और इसकी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, किसकी करते हैं, उसके एनाटॉमी की, इसमें लिख रहा है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब देखिए जो मार्सेलो मालपिघी है ना, मार्सेलो मालपिघी को ही हिस्टोलॉजी के फादर भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हिस्टोलॉजी के फादर मार्सेलो मालपिघी को भी माना गया है। हिस्टोलॉजी के एक और फादर है, उनको भी मैं अभी आपको बताऊंगी कौन है। तो अगर देखिए आपके एग्जाम में, देखिए ये जो मैं ये जो आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, साथ ही बायोलॉजी की जो वेरियस ब्रांचेस, इनके जो फादर के बारे में, इनके इन ब्रांचेस के ये जो फादर है यानी ये जो साइंटिस्ट है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है हर वनडे एग्जाम में। ये जो मैंने आपको अभी बताया, CHSL का बताया, SSC CGL का बताया, CPO का, और जितने
भी वनडे एग्जाम है उन सभी में इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इसको ऐसे ही मत जाने देना, इसको पढ़ना अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हिस्टोलॉजी मैंने बताया आपको, अगर देखिए आपके एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि हिस्टोलॉजी के फादर कौन है, देखिए अभी एक और बताऊंगी मैं, आप वहां से समझना। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा मार्सेलो मालपिगी, मार्सेलो मालपिगी दिया हुआ होगा ओनली ये, वे दूसरे साइंटिस्ट नहीं होंगे, तब आप इसको ही क्लिक करोगे। अगर वे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जो मैं अभी आपको करवाऊंगी तब आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके होने के बावजूद भी। तो हिस्टोलॉजी के फादर मार्सेलो मालपिगी को भी कहते हैं, लेकिन जो ज्यादा अथॉरिटी एक तरीके से हिस्टोलॉजी के फादर की दी गई है वो उनको दी गई है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये नहीं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ लेकिन बताऊंगी तो आप देखिएगा। तो हिस्टोलॉजी के एक तरीके से इन्हें फादर कहते हैं, मार्सेलो मालपिगी को। माइक्रोस्कोपिक इसमें एनाटॉमी होती है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही ऑर्गेनिज्म की इसमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए दो यहाँ पर मैंने फादर लिए हैं, इनके साइटोजेनेटिक्स के और रेडिएशन बायोलॉजी के। इनके जो फादर है एच.जे. मुलर है। कौन है? एच.जे. मुलर इनके फादर है। अब यहाँ पर जो ब्रांच ली है मैंने, पहले आप देखिए रेडिएशन बायोलॉजी, ये रेडिएशन बायोलॉजी है क्या? तो देखिए रेडिएशन से ही पता लग रहा है, जो आयनाइजिंग रेडिएशन यानी एक तरीके से आयनाइजिंग रेडिएशन के जो इफेक्ट हुए हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आयनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट होने की जो स्टडी की जाती है वो इस बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर ही की जाती है, रेडिएशन बायोलॉजी के अंदर। तो रेडिएशन बायोलॉजी में क्या हो रहा है, आयनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर मैं इंक्लूड करती हूँ ह्यूमंस पर ही जो आयनाइजिंग रेडिएशन के जो इफेक्ट की जो स्टडी की गई है वो इस ब्रांच में की गई है। नेक्स्ट देखिए साइटोजेनेटिक्स, ये क्या है? ये जेनेटिक्स की एक ब्रांच है। साइटोजेनेटिक्स कौन है? ये क्या है साइटोजेनेटिक्स? ये जेनेटिक्स की ही एक ब्रांच है, इसके अंदर स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर देखिए साइटोजेनेटिक्स में जो स्टडी की जाती है ये जेनेटिक्स की ही ब्रांच है। तो इसके अंदर जो स्टडी की जाती है वो क्रोमोसोम की जाती है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर उसके फंक्शन की। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर फंक्शन की जो स्टडी की जाती है, साथ ही क्रोमोसोम का हेरिडिटी में क्या रोल होता है, क्रोमोसोम का हेरिडिटी में जो रोल है उसका भी जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोजेनेटिक्स में किया जाता है। इनके फादर कौन है? एच.जे. मुलर। अब आगे देखिए जो हमने ब्रांच ली है हिस्टोलॉजी के फादर, तो हिस्टोलॉजी के जो फादर है वो किसको माना गया है यहाँ पर? ज़ेवियर बिचेट को। तो ज़ेवियर बिचेट ही है जिनकी मैं बात कर रही थी, हिस्टोलॉजी के जो फादर है। ठीक है, और हिस्टोलॉजी के फादर मैंने आपको अभी इससे पहले आपको बताया था कौन थे वे? मार्सेलो मालपिगी। मार्सेलो मालपिगी को भी हिस्टोलॉजी के फादर कह सकते हैं, लेकिन कब? जब अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है ज़ेवियर बिचेट अगर ऑप्शन में है तो हिस्टोलॉजी के फादर आप इसको ही क्लिक करेंगे, अगर ये नहीं है तब आप जाएंगे मार्सेलो मालपिगी के साथ। तो इसमें मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी की जाती है किसकी? टिश्यू और ऑर्गन की। टिश्यू ऑर्गन की स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हिस्टोलॉजी में। ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन की स्टडी को किया जाता है। अब आगे देखिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के फादर है। इससे आपको पता लग रहा है यहाँ पर ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी किया जाता है बैक्टीरिया को। किसको स्टडी किया जाता है? बैक्टीरिया को। नेक्स्ट देखिए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है वे है एडवर्ड जेनर। इन फादर ऑफ ये जो एडवर्ड जेनर है इनको इम्यूनोलॉजी के फादर बोलते हैं, यानी इम्यूनोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ये क्या है जो इम्यूनोलॉजी है, ये क्या है? एक तरीके से ये भी इसके अंदर इम्यूनोलॉजी के अंदर जो स्टडी की जाती है वो की जाती है इम्यून सिस्टम की और इम्यून सिस्टम के कार्य की। तो इम्यून सिस्टम के कार्य की और इम्यून सिस्टम की जो स्टडी है वो इम्यूनोलॉजी में की जाती है। कैसे?
अब इसमें मैं आगे बताऊं तो कैसे हमारी बॉडी डिफेंड करती है स्वयं को, किसी इन्फेक्शन से या कोई डिजीज हो गई है उससे हमारी बॉडी स्वयं को कैसे डिफेंड करती है, ये इम्यूनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो एडवर्ड जेनर है ना, एडवर्ड जेनर को ही वैक्सीनेशन के फादर भी बोलते हैं। अगर फादर ऑफ वैक्सीनेशन पूछा जाए तो वे कौन है? एडवर्ड जेनर है। तो इन्हें क्या कहते हैं? दूसरा, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर को। ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं इन्हें, यानी वैक्सीन की सबसे पहले जो वैक्सीन को बनाया था वो किन्होंने बनाया था? एक तरीके से वैक्सीन की जो स्टडी की, वैक्सीन के बारे में जो भी अध्ययन किया, यानी एक तरीके से वैक्सीन जो बनाई गई थी वो एडवर्ड जेनर द्वारा ही बनाई गई थी। तो एक तरीके से इन्हें वैक्सीनेशन के फादर भी बोलते हैं। वैक्सीनेशन। अब आगे देखिए, आगे है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर है लुइस पास्चर। कौन है? लुइस पास्चर है। माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हैं? इसके अंदर स्टडी की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी किसमें की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है? हिप्पोक्रेट्स। कौन है? हिप्पोक्रेट्स है मेडिसिन के फादर। जो मेडिसिन है, मेडिसिन भी एक तरीके से साइंस है। मेडिसिन क्या है? एक विज्ञान है। इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो स्टडी की जाती है, या फिर मैं बोलूं इसमें मेडिसिन से ही आपको पता लग रहा है दवाई, तो दवाई के जो फादर है वो हिप्पोक्रेट्स हैं। ये जो हिप्पोक्रेट्स थे, इन्होंने अध्ययन किया, एक तरीके से इन्होंने ही देखा, जब अपना रिसर्च इन्होंने चालू किया हुआ था तब इन्होंने देखा कि पहले पेशेंट को क्या करना है? डायग्नोज करना है, ठीक है, उसकी बीमारी का पता करना है, फिर उसका ट्रीटमेंट चलाना है उसके ऊपर, फिर उसको क्या करना है? उसकी बीमारी से उसको निजात दिलानी है एक तरीके से। तो वो पूरी ओवरऑल एक पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए, सबसे पहले उसे डायग्नोज कैसे किया जाए, उसकी बीमारी के बारे में पता लगाया जाए, फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, फिर उसे उसकी बीमारी से कैसे लड़ने के लिए आगे मतलब उसको क्या मेडिसिन दी जाए। तो वो सब स्टडी किसने की? हिप्पोक्रेट्स ने की अपने इस मेडिसिन वाली ब्रांच में। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। जो एंडोक्राइनोलॉजी के फादर है वे कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन है एंडोक्राइनोलॉजी के फादर। तो देखिए, एंडोक्राइनोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी में स्टडी किया जाता है हार्मोन्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, एक तरीके से एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वे क्या सिक्रीट करती है? वे हमारी बॉडी में जो हार्मोन एक तरीके से हार्मोन होते हैं उनको सिक्रीट कौन करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। तो एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना। उन हार्मोन की स्टडी की जाती है एंडोक्राइनोलॉजी में। तो ये हमने आज मैं यहाँ पर जो भी ये जितने भी वेरियस ब्रांचेस यहाँ पर लेकर आई हूँ, सारी तो ये मैंने यहाँ पर आपको एक तरीके से क्लैरिफाई नहीं की है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। कुछ जो नॉर्मल होते हैं वे मैंने यहाँ पर नहीं लिए, एक शॉर्ट सेशन में रख लूंगी, तब मैं उनका आपको डिस्कशन कर दूंगी उनके बारे में। लेकिन ये एक तरीके से टफेस्ट ब्रांचेस यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन होगा वो होगा सेल्स के ऊपर। मिलते हैं। ये जो हमने आज बैच स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, इस बैच का हमने टाइम रखा है 10:30 का। तो 10:30 पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप इस वीडियो को मैं उम्मीद करती हूँ एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।